हेलो एंड वेलकम इन सक्सेस स्काईवे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की फ़िज़िक्स और यूपी बोर्ड की क्लास 12 की फ़िज़िक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और क्लास 12 में जो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे पास आता है विद्युत एंड आवेश। तो हम शुरू कर रहे हैं विद्युत एंड आवेश के साथ। सबसे पहले जानते हैं आवेश क्या है। व्हाट इज़ आवेश? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं चार्ज। जैसे कि अगर मैं रिकॉल करता हूँ तो क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा और वो चैप्टर था, अगर मैं रिकॉल करूँ तो आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। उस गुरुत्वाकर्षण में आपने ये देखा था कि हर मास, इस पूरे ब्रह्मांड का हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, हमारे पास द्रव्य होते हैं, द्रव्य के जो गुण होते हैं, द्रव्य की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, द्रव्य के जो द्रव्य के जो गुण होते हैं, उन गुणों की अगर हम बात करें तो द्रव्य जो होते हैं स्पेशली जगह घेरते हैं और द्रव्यों के पास होता है द्रव्यमान। और जो चीज़ जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये कि हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं भी सकते, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हवा है, हवा हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ द्रव्यमान तो होता ही है उनके पास और वो जगह भी घेरती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये द्रव्य में इंक्लूड की जाती हैं। जिनके पास भी थोड़ा सा द्रव्यमान हो, ये आइडेंटिफाई नहीं है कि कितना, लेकिन हो, द्रव्यमान हो और वो जगह घेरें, तो उन्हें हम कहते हैं द्रव्य। अब द्रव्यों में अगर हम बात करें तो दो स्टेट आते हैं, सॉलिड और लिक्विड ना। ये ऐसे द्रव्य के रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन एक गैस एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे हम देख नहीं सकते। गैस एक ऐसा प्रकार है जिसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें ठोस की और गैस की और द्रव की, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। अणु और परमाणु जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर परमाणुओं के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से द्रव्य आपस में एक दूसरे से अटैच है। ठीक, तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो याद कीजिए कि ग्रेविटेशन में दुनिया का हर मास, हर वजन, हर द्रव्यमान एक दूसरे द्रव्यमान को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान एक वो चीज़ है जो द्रव्य की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरीके से द्रव्यमान जैसे बेसिक प्रॉपर्टी है, आधारभूत गुण है किसी भी द्रव्य का, ठीक उसी तरीके से हमारा चार्ज भी इन सारे द्रव्यों का एक गुण है। ठीक, अब इस चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी डिफाइन करेंगे। चार्ज इज अ फंडामेंटल property of matter which is responsible for all electrical and मैग्नेटिकल इंटरैक्शंस। यानी ये जो मेरा चार्ज होता है, चार्ज यानी कि जिसे हम आवेश कहेंगे, ये चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल, आधारभूत गुण है, ठीक, किसी भी मैटर का, जो कि कारण होता है किसी भी प्रकार के विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को विश्लेषित करने का। यानी कि जो चार्ज होता है, उस चार्ज से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम उस चार्ज से पता कर पाते हैं कि कौन सी बॉडी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने प्रभाव को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये हो गई चार्ज की परिभाषा। अब चार्ज अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात करें तो चार्जों के गुण क्या होते हैं और चार्ज हम किसे कहते हैं, ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली है। लेकिन अब चार्जों के गुणों की अगर हम बात करें तो उन गुणों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आवेशों के गुण।
आवेशों के गुणों को अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम इसे दिखाते कैसे हैं? हम इसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो आवेश के ऊपर जो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, ठीक। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होता है नेगेटिव, और एक और होता है प्रोटॉन, ये होता है पॉजिटिव। यानी चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, और एक धनात्मक चार्ज। उन दोनों ही चार्जेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं प्रोटॉन। हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। और इन दोनों ही चार्जेस के ऊपर एक कॉमन चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। अब चूंकि ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे प्रकृति को नहीं देख रहे हैं, आवेशों की प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव का भी मॉड लिया गया और नेगेटिव का भी मॉड लिया गया। जैसा कि आपने मैथ में या फिर आप जानते होंगे कि मॉड जब हम लगा देते हैं तो मॉड में फिर साइन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मॉड में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड किया जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखा है, ठीक। समान प्रकार के आवेश, दूसरा गुण है इसका, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी ये कहलाती है, अगली प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी भी द्रव्य के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो नश्वर होते हैं। यानी कि चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस कभी भी खत्म नहीं होते। यानी आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही समाप्त किए जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये कहला है मेरा आवेश संरक्षण का नियम। तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे आपने 4 प्रॉपर्टीज अभी देखी हैं, ठीक। इन 4 प्रॉपर्टियों में पहले इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ये कहा गया कि इन्हें न तो ख़त्म किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। कहने का मतलब आवेश इस धरती के ऊपर जितने भी हैं वो क्या है? कंजर्व है, सुरक्षित है। यानी कि अगर हम बात करें, हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर की। इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम हैं, जितने भी अणु हैं, जितने परमाणु हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, वो एज इट इज़ बने रहेंगे। ना तो मैं इनमें से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को ना तो ख़त्म कर सकता हूँ, न ही इन्हें बना सकता हूँ। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस धरती के अंदर अगर हम बात करते हैं जब आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही समाप्त किए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? ये हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया तो आप ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मार्कर की हम बात कर रहे हैं। जब हम आवेशों की बात करते हैं, न आवेश को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक वस्तु विशेष से ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं। हम बात कर रहे होते हैं इस पूरी धरती से। यानी इस पूरी धरती के ऊपर एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। अगर मान लो इस पूरी धरती के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा नंबर जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ले लो कि इस पूरी धरती के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो उन 10 इलेक्ट्रॉनों में से हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन सॉलिड का है तो उसे लिक्विड में हम डाल दें, और लिक्विड का है तो उसे हम गैस में डाल दें, या फिर इन फेसेस को इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें ना, कि उसकी प्रकृति को हम बदल दें। लेकिन ये कभी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दें इस धरती से ही, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं परमाणु बम का। चलो एक परमाणु बम का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ कि तुमने एक परमाणु बम बनाया, एक छोटा सा बम बनाया परमाणु बम, और उसको तुमने क्या किया, उसको तुमने एक बॉक्स के अंदर डाला। मान लो सपोज़ कि वो 25 kg का है और तुमने उसे आइसोलेट कर दिया और उस बॉक्स के अंदर उसका विस्फोट किया। और जब तुम विस्फोट करते हो तो वो 25 kg कहाँ गया, क्योंकि जब बॉक्स खोलोगे तो तुम्हें वो 25 kg नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से कहा जाए कि एक जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किस चीज़ से बनता है, अणु और परमाणुओं से मिलकर बनता है। और अणु परमाणु किससे मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमने 25 किलो अणु डाला, ठीक, 25 किलो का अणु बम डाला और वो 25 किलो गया कहाँ, इसका मतलब द्रव्यमान गायब हो गया। अगर द्रव्यमान गायब हो गया इसका मतलब है कि हमारे चार्जेस भी गायब हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी गायब हो गया। तो उस जगह पे ये थ्योरी सिर्फ तभी तक थी जब तक अणु परमाणु बम हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं थे। लेकिन जब से ये अणु परमाणु बम आ गए, ठीक, तो अणु परमाणु बम के बाद हुआ क्या कि इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज आया। फिर वहाँ पे उस जगह पे एक और थ्योरी निकल के आई कि जब रिसर्च किया गया तो इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमेशा जोड़े में समाप्त होते हैं या बनते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ से साफ दिख रहा है कि अकेला इलेक्ट्रॉन कभी नहीं खत्म हो जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा कौन। तो जब रिसर्च की गई अणु परमाणु बम वाली स्टोरी पे, जब रिसर्च की गई, जब ये पूछा गया कि यार ये मास गया कहाँ, यानी ये द्रव्यमान गया कहाँ, द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गए कहाँ, तो उस बेसिस पे ये रिसर्च सामने आई कि कभी भी अकेला इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर अकेला खत्म नहीं होता तो खत्म कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक पार्टिकल होता है मेसॉन, एक पार्टिकल क्या होता है, सॉरी, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जब मिलते हैं, ये मतलब इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेम टाइप के आवेश, सेम प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के, समान गुणों वाले, अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक साथ रखते हैं और ज़बरदस्ती उनको अटैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें रिलीज होता है रोशनी। यहाँ पे रिलीज क्या होती है, रोशनी। इस चीज़ को समझना, और इस चीज़ को समझने की बात है, ये जो चीज़ निकल के आई है ना, ये चीज़ एक साइंटिस्ट ने बड़ी बखूबी अच्छे तरीके से इसे समझाया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था, मैं आप लिख देता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। इस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, E = mc²। अगर E = mc² तो m = c²/e। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, लाइट के और ऊर्जा के। सही है, इसका मतलब ये क्या, E क्या है, E स्टैंड करता है यहाँ ऊर्जा के लिए, और C क्या करता है, ये C स्टैंड करता है लाइट की स्पीड को दिखाता है। तो देखो ज़रा, अगर हम मास को कैलकुलेट करें तो मास किसके बराबर होता है, मास बराबर होता है प्रकाश की स्पीड के स्क्वायर के और अपॉन में एनर्जी के। ठीक, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये फैक्टर हमें मिल जाए तो मेरा मास बन जाएगा। ठीक, और ठीक उसी तरीके से हम देखें
तो अगर हमें ये फैक्टर मिल जाए तो मास बन जाएगा, और मास को तोड़ना हो तो इस फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो खो जाते हैं। वो क्या खो जाते हैं? आपस में एक दूसरे की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक, अब एक दूसरे की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं तो होता क्या है वहाँ पे निकलती है एनर्जी। वहाँ पे क्या निकलती है? एनर्जी। और वो एनर्जी होती है गामा के फॉर्मेट में। वो एनर्जी होती है गामा के फॉर्मेट में। यानी गामा क्या है? गामा एक प्रकार की किरण है जिसके अंदर एनर्जी भी होती है और जो लाइट की स्पीड से भी चलती है, एक प्रकार की विकिरण है। तो यानी जब हमारा द्रव्यमान, यानी ये दोनों मिलकर द्रव्यमान बने, तो ये द्रव्यमान किस में टूटा? ये द्रव्यमान टूटा ऊर्जा में और प्रकाश की स्पीड में, प्रकाश की गति के फॉर्मेट में ये टूटा। अब जरा इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं। अगर ये द्रव्यमान आपस में मिलकर टूट रहे हैं ऊर्जा में, तो ऊर्जा भी तो आपस में मिलकर बना रही है, बनाएगी द्रव्यमान को। तो चलिए देखते हैं। तो हमने जब दूसरे फॉर्मेट में देखा तो हमने क्या पाया कि जब हम हैवी मेटल लेते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक, प्लेटिनम एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो प्लेटिनम के ऊपर जब गामा रेज डाली जाती है तो पता ये चलता है कि वो गायब हो जाती है, कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो ये गामा रेज जाती कहाँ है? ये गामा रेज एग्जैक्टली फॉर्मेट हो जाती है एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। यानी एनर्जी टूट गई द्रव्यमान में और यहाँ पे द्रव्यमान टूट रहा है एनर्जी में। ठीक, अब ये वाला फैक्टर आपने सबने देखा होगा। अगर आपने हल्क मूवी देखी है तो हल्क मूवी के अंदर कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी हल्क कैसे बनता है, हल्क जब भी गुस्सा होता है तो वो क्या हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो ये जो गामा रेज है ये बेसिकली कैसी होती है? ये इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। तो ये जब भी हैवी मेटल से ऊपर गिरती है तो वो गायब हो जाती हैं। अब गायब होकर जाती कहाँ है? गायब होके बना देती है द्रव्यमान। द्रव्यमान किस फॉर्मेट में? इलेक्ट्रॉन को बना देती है। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन को बना देती है तो इसका मतलब उसका वजन बढ़ गया है। अगर गामा रेज को हम मारते रहे कॉन्टिन्यूसली किसी भी हैवी मेटल के ऊपर, भारी धातु के ऊपर, तो होगा क्या? उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। और ये सही बात है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक हॉलीवुड मूवी भी बनी थी जिसका नाम है हल्क। उस हल्क को जब भी गुस्सा आता था तो वो और बड़ा हो जाता था, वो गामा रेज को एब्जॉर्ब करता था और वो अपने आप को थिकर कर लेता था। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है। अभी 2-4 आइडेंटिटीज और बची हैं, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।